हेलो एंड वेलकम टू SPIS। दोस्तों आज हम इकोनॉमी में रिवीजन थ्रू PYQs का सेशन नंबर 2 कवर करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम मुरनाल सर का पिलर 182 पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे PYQs ही होंगे, यूपीएससी से एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है, वेरियस CDS CAPF, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के क्वेश्चन क्यों ना हो। जो पिलर 182 हमने पढ़ा था उसमें जो मेन टॉपिक्स थे वो थे मनी सप्लाई और मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप सभी जो है प्लीज़ ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आंसर आपके सामने ही होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा पिलर 182 का। जिन्होंने भी इस लेक्चर को नहीं देखा है, पहले आप जाके इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी हम पिलर 1A1 पे बेस्ड क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, संकल्प पथ IAS नाम से, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि सारे अपडेट्स हम पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं। आज के लेक्चर का भी टाइम मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था। तो बिना आगे टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर करने का ट्राई कीजिएगा और आंसर भी आपके सामने होगा, ठीक है। लेकिन पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ यू विड्रॉ 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on the aggregate money supply in the economy will be। अगर तो आप 1 लाख रुपए कैश अपने डिमांड डिपॉजिट से निकाल लेते हो। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है आपका, चाहे सेविंग अकाउंट हो सकता है आपका ना, जिसमें से आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हो ना, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उसमें से इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा? मनी सप्लाई पे, ठीक है। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई होता है कि कॉइन और करेंसी विद पब्लिक, मतलब हमारे और आपके लोगों के पास जो पैसा है प्लस जो पैसा बैंक में जमा है, वो हो गया आपका मनी सप्लाई। तो अगर तो हम सोचो 1 लाख रुपए बैंक से निकाल लेते हैं पैसा, तो वो कहाँ आएगा? वो 1 लाख रुपए हमारे पास आ गया ना, हमारे हाथों में आ गया वो। तो अगर आप देखो इमीडिएट में क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई पे? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? टू लीव इट अनचेंज्ड, ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। ज़्यादा सॉल्यूशन आपका यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके चाहे तो देख सकते हो। आप साथ साथ भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगला बहुत आसान सा क्वेश्चन, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद। मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज हो सकता है? तो मनी मल्टीप्लायर यार हमने देखा था CRR SLR, इन सब से तो हो ही सकता है। लेकिन जो सबसे बहुत बड़ा रीज़न आप तब कह सकते हो कि बैंकिंग हैबिट, लोगों के पॉपुलेशन के बैंकिंग हैबिट अगर बढ़े तो उससे मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर जो है वो इंक्रीज़ होगा, मनी मल्टीप्लायर ना। अब सोचो सरकार अगर CRR बढ़ा दे, कैश रिजर्व रेशो बढ़ा दे, SLR बढ़ा दे ना, तो इससे क्या होगा? एक तरह से तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। लेकिन अगर लोगों का बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल में इसका सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल आपको ना 80 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम तीसरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैश रिजर्व रेशो किसको कहेंगे? कैश रिजर्व रेशो, द शेयर ऑफ NTDL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज अ लिक्विड एसेट, मतलब बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट रखना पड़ता है, वो हो गया। या फिर ये जो पैसा है ये RBI के पास रखना पड़ता है। तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया कि बैंक का जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो RBI के पास रखना पड़ता है। RBI कहता है कि हमारे पास रखो आप। ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया यहाँ पे, जिसका ये ऑप्शन लगाया था बहुत बहुत बधाई। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट SLR की बात यहाँ पे हो रही है। SLR का फुल फॉर्म क्या है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। और SLR पे बेस्ड क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन ये रहा, टू मीट SLR कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप कैश ओनली। SLR कोटा को मीट करने के लिए क्या कॉमर्शियल बैंक को कैश में ही पैसा रखना पड़ेगा? दूसरा, SLR इज मेंटेन्ड बाय द बैंक देमसेल्फ। SLR क्या बैंक खुद से मेंटेन करके रखता है? तीसरा, SLR रेस्ट्रिक्ट द बैंक्स लीवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। क्या SLR रोकता है बैंक्स की लीवरेज को ताकि वो इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा ला सके? तो क्या ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? पहला वाला जो स्टेटमेंट अपना कह रखा है कि SLR कॉमर्शियल बैंक को सिर्फ कैश में ही रखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? गलत हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ कैश में ही रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, SLR इज मेंटेन्ड बाय बैंक देमसेल्फ, बिल्कुल ये सही बात है। हमने देखा CRR RBI के साथ रखना पड़ता है, SLR जो खुद के साथ रखना पड़ता है बैंक को, ठीक है।
तीसरा स्टेटमेंट, SLR रेस्ट्रिक्ट द बैंक लीवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमिक। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो कुछ पैसा उसको अपने पास खुद से जमा रखना पड़ेगा, तो सोचो कि वो मनी सप्लाई में तो पैसा बाहर नहीं आया ना, लोगों के पास नहीं आया, तो उसने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया SLR ने, ठीक है, पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी। तो अपना यहाँ पे 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन अपना सही हो गया। आप यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन देख सकते हो। 5th क्वेश्चन, व्हेन RBI reduces SLR by 50 basis point which is likely to happen। सोचो अगर RBI SLR कोटा को कम कर दे तो क्या हो जाएगा। ऑप्शंस देखो, क्या GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगा ड्रास्टिकली। मैंने आपको कितनी बार बताया कि कोई भी चीज़ जब इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट में UPSC पूछ रहा है ना, ड्रास्टिकली या कुछ इस तरीके का टर्म है, तो वो गलत ही होगा। तो ये ऑप्शन तो सीधी सी बात है, गलत है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द इकोनॉमी। SLR अगर कम हो जाएगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा लेके आएंगे, इसका तो कोई बात का तुक ही नहीं भाई, कोई लेना देना नहीं। स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, ये बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। क्यों सही हो गया, अगर तो सोचो SLR कम हो जाए, मान के चलो SLR अभी था, मान के चलो 4% था NTDL का, वो अगर कम होकर 3.5% हो जाए तो बैंक के पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा लोन में देने के लिए लोगों को। इसीलिए बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो बैंक अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और ये चौथा देखो ड्रास्टिकली, तो ये गलत हो गया। ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, इंडिया गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। बॉन्ड यील्ड जो है वो इनमें से किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस होता है। पहला, एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, जो भी यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व द्वारा जो एक्शन लिया जाता है, क्या उससे इंडिया का गवर्नमेंट बॉन्ड भी इन्फ्लुएंस होता है। एक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक्शन लिया गया उससे इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से भी क्या इन्फ्लुएंस होता है। देखो दूसरा वाला तो स्टेटमेंट सही बात है, सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी कुछ कदम उठाएगा उससे बॉन्ड यील्ड पे असर पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, मतलब प्रॉफिट एक तरह से आप कह सकते हो। अगर तो इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा हो तो उससे भी बॉन्ड यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट का फेडरल रिजर्व से क्या इंडिया के बॉन्ड यील्ड पे पड़ेगा फ़र्क, तो भाई बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, मैंने अपने लेक्चर में समझाया था, फिर शॉर्ट में आपको समझा दूँ। क्या हो, अगर सोचो कि यूनाइटेड स्टेट का जो फेडरल रिजर्व है वो अपना इंटरेस्ट रेट क्या करे, कम रखेगा, तो वहाँ से लोग क्या करेंगे, लोन में अमाउंट ले लेंगे अमेरिकन नागरिक और इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडियन शेयर मार्केट में जब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लग जाएगा। सोचो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लग जाएगा, शेयर के प्राइसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगा। शेयर के प्राइसेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होने लग जाएगा ना, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ने लग जाएगी। डिमांड जब इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाता है। प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है ना, प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये आपको टर्म समझना है। तो इसी वजह से अगर तो वही यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व क्या कर दे, कम कर दे ना, मतलब अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, कम कर देगा इंटरेस्ट रेट, तो भारत से सारे शेयर मार्केट से लोग पैसा निकाल लेंगे, वापस वहाँ पे ले जाएंगे। समझ गए आप, मतलब बॉन्ड का प्राइस जब इंक्रीज़ होगा तो बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ की जब प्राइस बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो तीनों फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे, सही हो गए। तीसरा वाला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑप्शन सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन यहाँ पे, विच वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई जो किस चीज़ में रिजल्ट होगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़े इकोनॉमी में। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अगर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पब्लिक से खरीद ले अपनी RBI। दूसरा, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, लोग जो है जमा करवाते हैं कॉमर्शियल बैंक में वो। तीसरा, बोरोविंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स, मतलब RBI जो है वो बोरो करे गवर्नमेंट से पैसा, मतलब बोरोविंग बाय गवर्नमेंट, मतलब सरकार अगर RBI से पैसा बोरो करे। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचा जाए पब्लिक में बाय द सेंट्रल बैंक। इनमें से किससे इंक्रीज़ होगा, मनी सप्लाई को बढ़ेगा। आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आप सभी को। पहला वाला, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अगर तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो खरीद लेगी RBI तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगी तो पैसा देगी लोगों के हाथ में, पैसा आएगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा।
डिपॉजिट करे करेंसी अगर कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक, तो क्या मनी सप्लाई बढ़ेगा? इससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक, इससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, अगर तो सोचो गवर्नमेंट सरकार आरबीआई से क्या करे, उधारी पे पैसा लेगी तो सीधी सी बात है पब्लिक में ही देगी, तो उससे भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। चौथा स्टेटमेंट, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा आरबीआई तो उससे तो पैसा वो बल्कि लेगा अपने पास, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था यहाँ पे अपना। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज आर पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रिवेन्यू। देखो बैंक रेट क्या है, सीधी सी बात है बैंक रेट पार्ट है, बैंक रेट वही रेपो रेट को ही बैंक रेट कहते हैं। ठीक है। दूसरा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या पार्ट है? बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रिवेन्यू, ये दोनों पार्ट नहीं है। सीधी सी बात है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता है, पहला और दूसरा आता है। पहला और दूसरा करेक्ट ऑप्शन अपना हो गया, ये रहा इसका सॉल्यूशन। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक इन इंडिया कंस्टिट्यूट्स लोन टू, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है इंडिया में कंस्टिट्यूट लोन टू किसको, किसको लोन दिया जाता है? एग्रीकल्चर को बिल्कुल, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को दिया जाता है, वीकर सेक्शन को दिया जाता है बिल्कुल, तो यानी ऑल ऑफ द एबव ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है कि आरबीआई मैंडेट करता है बैंक्स को कि तुम कुछ परसेंट अपना पैसा ना इन लोगों को भी दो। अब वो कितना कितना, तो वो आपके लेक्चर आप देख सकते हो जाके, उसमें मैंने बता रखा है डिटेल में। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन ये आप देख सकते हो यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, SCC, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पे बात कर रखा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है ना वो क्वालिटेटिव टर्म होता है। ठीक है, अब कौन सा नहीं है? रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आता है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये भी आता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये भी आता है। CRR नहीं आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि CRR जो होता है वो क्वांटिटेटिव टूल होता है। क्या? क्वांटिटेटिव, ना कि क्वालिटेटिव। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, लेक्चर में प्लीज़ देख लीजिए आप। मतलब हालांकि अभी मैं बताऊं तो नाम से ही पता चल रहा है ना, क्वांटिटी वाइज, जिसमें हम ऐसे नंबरों का खेल चलता है ना, क्वांटिटी कि अगर आरबीआई कम ज़्यादा करे तो उससे इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन क्वालिटेटिव में डायरेक्ट ऐसे नंबर्स पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से बहुत फ़र्क पड़ता है। वो क्या? ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट दैट, बैंक रेट में यानी कि अगर आपका रेपो रेट में अगर बढ़ गया तो क्या होगा? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, क्या मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा? नहीं बिल भाई, बैंक रेपो रेट बढ़ेगा तो गिरेगा नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन टू कमर्शियल बैंक, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ईजी मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं भाई, हॉक ये यहाँ पे ईजी वाला नहीं होगा, बल्कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा रहा है, यानी मनी सप्लाई को कम कर रहा है। ठीक है, ये रहा इसका आपका सॉल्यूशन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर तो आरबीआई डिसाइड करता है अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू, क्या नहीं करेगा एक्सपेंशनरी में? कट एंड ऑप्टिमाइज द SLR रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। यहाँ पे देखो एक्सपेंशनिस्ट की बात किया जा रहा है। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब उदारवादी टाइप, मतलब आरबीआई मनी सप्लाई को क्या करना चाह रहा है? इंक्रीज करना चाह रहा है। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो क्या SLR को क्या कम करेगा? बताओ आरबीआई। तो आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट अगर अपनाएगा तो सीधी सी बात है SLR कोटा को कम करेगा ना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना कि नॉट पूछ रखा है ना, कौन सा नहीं करेगा, तो अपना ऑप्शन पहला वाला तो इससे गलत हो जाता है। MSF को बढ़ाएगा, MSF को नहीं बढ़ाता, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नॉट के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। बैंक रेट, रेपो रेट को कम करेगा, वो ये दोनों एक्सपेंशनरी में करेगा आरबीआई, क्या नहीं करेगा? तो दूसरा वाला नहीं करेगा, इसलिए अपना सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। अगर तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, हाई हो, आरबीआई इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ना। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा। इफ़ द रुपीज़ रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। इफ़ interest rate in the USA or European Union were to fall,
दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। अभी आप इसमें से सोचिए क्या आंसर हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आरबीआई क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा। आप सोचो, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेगा तो वो गवर्नमेंट को क्या देगा, पैसा देगा। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई तो बढ़ जाएगा ना। तो अपना पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन के लिए मनी सप्लाई को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट, अगर तो रुपी रैपिडली डिप्रिसिएट हो रहा है तो आरबीआई डॉलर को सेल करेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, डॉलर को सेल करके रुपी को खरीदेगा। अगर तो इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन गिर रहे हैं, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। सीधी सी बात है, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो आरबीआई भी डॉलर खरीद लेगा। सेकेंड एंड थर्ड अपना स्टेटमेंट सही हो गया। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला वाला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इन्फ्लेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, नहीं, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का है। आरबीआई ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, नहीं भाई, आरबीआई का है, 206% याद है। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही बात है। अगर मनी सप्लाई को कम कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। यहाँ पे इंक्रीज की बात करिए तो ये तो सीधी सी बात है, गलत ही हो गया। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, एमपीसी पे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, क्या मॉनेटरी पॉलिसी ही डिसाइड करता है रेपो रेट वगैरह, ये। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तीसरा स्टेटमेंट, इट्स फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें से क्या लग रहा है आपको करेक्ट हुआ है? पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या अपना बिल्कुल सही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट को। दूसरा, क्या ये 12 मेंबर की बॉडी होती है? याद कीजिए आप लोग, क्या 12 मेंबर की थी? नहीं, बल्कि 6 मेंबर की बॉडी होती है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया अपना ना। 3 आरबीआई साइड से और 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं। इट इज़ फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं भाई, इसका जो चेयरमैनशिप होते हैं वो गवर्नर होते हैं आरबीआई के। तो पहला वाला स्टेटमेंट ही अपना क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला वाला, विच इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस को स्टेबल करना किसकी जिम्मेदारी है? सीधी सी बात है, आरबीआई की जिम्मेदारी है। 2 से 6% के बीच में आरबीआई को इन्फ्लेशन को रखना पड़ता है, ऐसा टारगेट उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है। ये रहा इसका ऑप्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखिए। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। पैंडमिक के बाद बहुत सारे सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड से क्या किया उन्होंने, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। स्टेटमेंट 2 क्या रखा है, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। सेंट्रल बैंक जो है जनरली एज्यूम करते हैं कि उनके पास एबिलिटी है टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइजेस, मॉनेटरी पॉलिसी से वो इन्फ्लेशन वगैरह को कम कर सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट सही है? पहले वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है भाई। कोरोना के बाद जो है सेंट्रल बैंक सब ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि कोविड के समय बहुत कम कर दिया था उन्होंने। दूसरा स्टेटमेंट, क्या एबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी से कम ज़्यादा कर सकते हैं इन्फ्लेशन को? बिल्कुल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपना स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट 1 का। ये इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस MSME Act 2006, the medium enterprises are those with investment in plant and machinery between 15 करोड़ and 25 करोड़। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आपको पता है 15 करोड़ या 25 करोड़ में से क्या? दूसरा, ऑल बैंक लोन टू MSME क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। क्या हर एक बैंक लोन जो है वो क्वालिफाई करते हैं अंडर किसके सेक्टर में? अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला वाला जो स्टेटमेंट कह रखा है, चलिए आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कह रखा है कि मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो यहाँ पे देखोगे आप कितना है, 15 से 25 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था, 50 करोड़ से ज़्यादा का मशीनरी नहीं होना चाहिए था, और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया अपना। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कह रखा है, हर एक बैंक MSME क्वालिफाई करता है प्रायोरिटी सेक्टर के तहत। तो बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया यहाँ पे। जिनका सही है बहुत बहुत बधाई, ये रहा आपका ऑप्शन यहाँ पे सॉल्यूशन।
आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो ना, आपको रिवीजन में भी ये मदद कर रहा होगा। अगला वाला क्वेश्चन, अगर तो कैश रिजर्व रेशो कम कर दिया जाए आरबीआई द्वारा, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल, क्या होगा अगर सीआरआर को कम कर दिया जाए तो मनी का सप्लाई क्या होगा? सीधी सी बात है यार, सोचो सीआरआर अगर कम कर दो तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास अब ज़्यादा पैसा आ जाएगा लोगों को लोन में देने के लिए, तो इंक्रीजेज ना, रिमेन एंड चेंज डिक्रीज, या कोई मतलब एम्बिगियस इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। अगला वाला क्वेश्चन, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, दिस रेशो इज नोन एज, दो बैंक को रिक्वायर्ड होता है ताकि मेंटेन करे सर्टेन रेशो बिटवीन कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट। इस रेशो को क्या कहते हैं हम? तो यार कैश इन हैंड और दूसरा था सर्टेन रेशो बिटवीन कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट के बीच में, इसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया। सीआरआर क्या था? सीआरआर तो बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है ना। ठीक है, यहाँ पे और दोनों तो ऑप्शन नहीं था। ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईपीएफओ 2023 में पूछा गया ये। ठीक है, स्टेटमेंट 1, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट in consultation with the RBI in terms of consumer price index once in a 5 year। ठीक है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या रखा है कि एट प्रेजेंट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यार देखो, सामने से देख के आपको पता चल रहा होगा आंसर, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बल्कि आरबीआई द्वारा लाया जाता है, सेंट्रल बैंक द्वारा। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट, सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करते हैं इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, बिल्कुल आरबीआई के साथ कंसल्ट करके और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख के, जो कि हर एक 5 साल पे। ये स्टेटमेंट अपना सही हो गया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग ना। मैंने बताया था आपको 2 से 6% का टारगेट मिला हुआ है। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल, अपना केंद्र सरकार आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके। ये रहा अपना सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, विच of the following actions would lead to contraction of money supply in the economy? contraction होगा मनी सप्लाई का। सोचो, क्या परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम पब्लिक, अगर तो सेंट्रल बैंक यानी अपनी आरबीआई ट्रेजरी बिल को परचेज कर ले तो उससे क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। दूसरा, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक, अगर तो ट्रेजरी बिल को बेच दे तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी चीज़ बेचेगी तो मनी सप्लाई क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पैसा सक कर रही है, ले रही है। परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक, अगर तो फॉरेन एक्सचेंज को परचेज कर ले अपनी आरबीआई तो उससे क्या होगा? तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्या होगा इसका ऑप्शन करेक्ट? सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, सोचो। अब पहला वाला स्टेटमेंट क्या रखा है कि परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक, परचेज करने की बात करी जा रही है। सोचो, सेंट्रल बैंक अगर परचेज कर लेगा कोई चीज़ को, जब वो परचेज कर लेगा तो लोगों के हाथ में पैसा दे देगा, तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। सेल जब करेगा, सेल करेगा तो लोगों के हाथ में क्या हो जाएगा? जब कोई चीज़ बेचेगा तो पैसा ले लेगा, पैसा ले लेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सेम चीज़ सेल होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, परचेज होगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट क्या अपना करेक्ट है कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, परचेज और सेल में कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी, नैरो मनी के डेफिनेशन में कौन सा इंक्लूडेड है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे नैरो मनी में कौन सा डेफिनेशन इंक्लूडेड है? हमने ब्रॉड मनी और नैरो मनी पढ़ा था। नैरो मनी क्या था? M1 M2, और ब्रॉड मनी क्या था? M3 और M4। ठीक है, ये था ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पैसे का फ्लो ज़्यादा होता है, इसमें पैसे का फ्लो कम होता है। ठीक है, तो करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक बिल्कुल नैरो मनी में आता है क्योंकि ये M1 में था। ठीक है, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट भी M1 में आता है। फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई नहीं, बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई नहीं। फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, इस हिसाब से करेक्ट हो गया। ये रहा इसका आपका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट? क्या हो, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, अगर तो लोग जो है ज़्यादा पैसा होल्ड करने लग जाएं
करेंसी इन हैंड देन द डिपॉजिट, डिपॉजिट में कम पैसा जमा करने लग जाए तो उससे यार सीधी सी बात है मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज़ हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि हमने मनी मल्टीप्लायर देखा था, पैसा बैंक के पास जाता है, बैंक लोन देता है, लोन से फिर पैसा लोगों के पास आया, लोगों ने परचेज़ किया, शॉपिंग किया, जमा करवाया, फिर से बैंक में, ये साइकिल कंटिन्यू चलता है। मनी मल्टीप्लायर इससे क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है ना। लेकिन अगर क्या हो, लोग पैसा डिपॉजिट करना ही कम कर दें, डिपॉजिट करना कम कर देंगे तो सीधी सी बात है मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज़ हो जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ PSL लोन कोटा आर करेक्टली मैच्ड? PSL कोटा, लोन कोटा पे ये देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वीकर सेक्शन को क्या 12% मिलता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 5%, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को 7%, रिन्यूएबल एनर्जी को 5%। तो यार यूपीएससी ना फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है, भले ये अभी यूपीएससी वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से आपको तैयार करके रखना है। ठीक है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि वीकर सेक्शन को 12% चाहिए तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 5% नहीं, ये 10% है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 7%, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ये कितना है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी लगभग 10% करीब कुछ है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ही अपना क्या है? करेक्ट है। ओनली वन ऑफ दिस पेयर आर करेक्ट। ठीक है, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी टर्म्ड एज अ टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज कैन बी टर्म्ड एज टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? कौन सा टूल होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या मिनिमम सपोर्ट प्राइस? इसमें से कौन सा टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का? ओपन मार्केट ऑपरेशन हमको पता है मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कौन करता है? डिसइन्वेस्टमेंट तो सरकार करती है, ना कि आरबीआई, तो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी आरबीआई बताती है, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। एमएसपी तो केंद्र सरकार बताती है, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं हुआ। तो ओनली 2 ऑफ दीज टूल्स आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला। ठीक है, ये अपना आंसर सही हो गया। तो जो भी गाइज आपका जितना भी सही हुआ है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इतने क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूछिए और चिंता मत कीजिए, हम ना रोज़ अब करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पिछले पिलर्स की हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा पिछला रिवीजन होता रहे, भूले ना हम। साथ में हम आगे का भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल से यानी कि 1 मार्च से हम क्या करने वाले हैं? आगे का पिलर 3 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी के सब्जेक्ट्स भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो, और कुछ भी सजेशन देना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।